हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोजी क्लासेस। टेकिंग टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि पता है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 9। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन इनवर्स रूल की। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने न्यूटन इनवर्स रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और किस प्रकार से उसकी प्रूविंग थी और क्या चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी, जान ली थी। आज हमें क्या पढ़ना है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। क्या पढ़ना है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ओके, वेलकम सर्वेश। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाएं और जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ठीक है आपको एक बात बता दें फटाफट। आप लोग सारी चीजें आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हैं, है ना। इन अगर आपको कोई ऐसा डाउट आता है जो आपको मेरे से पूछना है, हाँ, तो आपके लिए माइक ऑन होगा, बट क्लास एंड होने के बाद एट लास्ट में। ओके, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ठीक, दूसरी चीजें क्या है कि ये सारी की सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं जितना ज्यादा चाहे तो। हाँ, एक चीज और आप सुनिए, अगर आपको मतलब कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें क्या करेंगे, जो टीचमेंट का चैट बॉक्स है तो वहां पे कमेंट कर देंगे या फिर यूट्यूब पे जाकर के वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, तो हम आपको उस टॉपिक पे एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों में रिलेशन क्या होने वाला है। बात समझ में आया? देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि नहीं? एक बार फटाक से कमेंट कर दीजिए सब लोग, जितने भी लोग हो फटाक से बताइए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। और आज हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। वेलकम श्री लक्ष्मी। ठीक है, ओके, प्लीज माइक ऑफ रखिए, है ना, अभी माइक ऑफ रखिए। ठीक है, माइक ऑफ रखिए। ओके, तो लास्ट में बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि नहीं? अभी कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं है, जल्दी से बताएं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, पढ़ा है या नहीं, यस और नो में कमेंट करें जल्दी से। आज का सेशन जो है ना ये समझाने वाला है कि ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रिलेशन क्या होने वाला है। रिलेशन बोले तो ठीक है, हाँ पढ़ा है, वेरी गुड। तो नहीं पढ़ा है तो एक बार सुन लीजिए, आपको इतना तो पता है ना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ वाले चैप्टर में एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वाला लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। देखो क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, ये कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर अगर आपने एक्शन फोर्स लगाया है तो वो एक रिएक्शन फोर्स भी देगा। ये बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड को क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तो उतना ही फोर्स मेरी तरफ भी रिपल होके आएगा। हाँ, एक्शन रिएक्शन, ये वाली बात पढ़ रखी है। तो ग्रेविटेशन के साथ में इसका क्या रिलेशन है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशन फोर्स यही कहता है, ग्रेविटेशन फोर्स हमको यही कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कुछ डिस्टेंस रखे हैं जिनके अंदर क्या है, मास है, m1 और m2 इनके क्या है, मासेस है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। क्या ये बात बिल्कुल सही है? एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, क्या ये बात बिल्कुल सही है ना। यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? ये होगा, ठीक है, हमें भी पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स के लॉ के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। बट अब कहानी क्या आती है, अब थोड़ा सोचो, थोड़ा सा क्या सोचो। अच्छा, कभी आपने पत्थर को ऊपर उछाला है या फिर किसी पत्थर को किसी हाइट से ड्रॉप किया है? कि जैसे इस मार्कर को मैं अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूं तो वो नीचे ही तो जाएगा ना, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूं तो वो नीचे ही जाएगा ना। ठीक है, यानी अर्थ ने, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सोच के बताइएगा। अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ठीक, अगर आप कुछ हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो क्या वो नीचे गिरेगी? जल्दी से बताइए, क्या वो नीचे की तरफ आएगी? यस और नो में? बिल्कुल आएगी, है ना, बिल्कुल आएगी। यानी ये क्यों नीचे आई? क्योंकि अर्थ ने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अट्रैक्ट किया है विच इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। यहां तक तो पता है, यहां तक तो पता है। क्या अभी कभी आपके मन में ये बात नहीं आई कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तो यानी उस पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा? न्यूटन थर्ड लॉ अगर अप्लाई होगा तो जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है उसी फोर्स से अर्थ को भी तो ऊपर जाना चाहिए था। बताओ, जल्दी से बताओ,
क्या सेम फोर्स अप्लाई करके अर्थ को भी तो ऊपर जाना चाहिए था? यस और नो? सर्वेश कमेंट करें फटाक से। अर्थ को भी तो उतनी स्पीड से ऊपर जाना चाहिए था कि केवल और केवल ऑब्जेक्ट ही नीचे आएगा। अर्थ भी ऊपर जाएगा, बट हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता कि अर्थ ऊपर जाता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। या फिर हमारे सामने या तो न्यूटन का थर्ड लॉ गलत है, या तो न्यूटन का थर्ड लॉ गलत है, अर्थ ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई न्यूटन थर्ड लॉ की? ये कहानी समझ में आई? यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे जाएगी, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जाएगी, ठीक है, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ ये भी तो कह रहा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को उसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी अर्थ को भी तो ऊपर जाना चाहिए था। ये हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? ये हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? ऑब्जेक्ट के मामले में अर्थ का वेट बहुत है, ठीक है, हाँ वो बात सही है। तो यही चीज हमें क्या करनी है? समझनी है। यही चीज हमें क्या करनी है? समझनी है कि ऐसा क्या हो जा रहा है इसके साथ में। ठीक है, तो देखो, है ना, ऑब्जेक्ट के मामले में अर्थ का वेट बहुत ज्यादा है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बट इसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही चीज होगी, वेट ही ज्यादा होगा, आइडेंटिफाई करें, है ना? तो देखो, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो ये मास किसका है? इस ऑब्जेक्ट का है। किसका है? इस ऑब्जेक्ट का मास है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास है तो हम कह सकते हैं एफ बाई एम इज इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये इस मास पे डिपेंड कर रहा है, इस मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी अगर हम ये कह दें कि ये 1 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम का है, तो दैट मीन्स क्या है कि उतना ही मास का ये होगा। मतलब अगर ये 1 किलोग्राम का है तो फोर्स जो है, एक्सेलरेशन इनटू फोर्स, वो सेम लगने वाला है। बात समझ में आया? यानी कि अर्थ जो है, ये जो अर्थ जो है, अर्थ ये तो अट्रैक्ट करेगी इसको, बट इसका वेट ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, ये जो इस वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं अच्छे से। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू m1 m2, है ना, gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही होगा, इसी के बराबर होगा। क्यों? करेक्ट है ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये रखा है। अगर मैं इसमें दो ही चीजें होंगी, एक तो अर्थ का मास होगा, यानी अगर इसे हम अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में लिखें तो अर्थ का मास हमने एम ही ऑब्जर्व किया है, और ये जो डिस्टेंस है उसने क्या लिया है? आर ई का स्क्वायर ले लिया है ना, रेडियस का स्क्वायर ले लिया है, अर्थ की रेडियस का। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये मास से ये मास खत्म हो गया, यानी जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और इन सभी की वैल्यूज हमें पता होती हैं। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, और हमें जी पता है। यानी दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द अर्थ। और जब इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, यानी जो उसका एक्सेलरेशन है वो उसके वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, सेम थिंग। यानी हमें ये समझ में आया कि अर्थ का मास, मतलब जो ऑब्जेक्ट का मास है वो नीचे जाएगा क्योंकि उसके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ सर, एक जगह जी होगा ना? हाँ बिल्कुल, एक ही जगह जी होगा, बट अभी मैंने जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, इसलिए ए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के हम जी भी लेके आएंगे, इसकी जगह पे बताएंगे कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद इधर देखिए, इतनी बात समझ में आई? ये मैंने किसके केस में बात की? ऑब्जेक्ट को अर्थ के रिस्पेक्ट में रख के बात की। अच्छा, क्या सेम चीज हम अर्थ के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं?
क्या हम ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मान लो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है ना? ऐसा मतलब ऐसा इमेजिनेशन कर ले कि अब हम अर्थ की वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हैं। क्या चेक करना चाह रहे हैं? अर्थ की वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो क्या फिर से सेम फॉर्मूला लिखा जाए? फिर से सेम फॉर्मूला लिखा जाए? जल्दी से बताइए। फिर से सेम फॉर्मूला लिखा जाए क्योंकि डिस्टेंस सेम रहने वाली है ना? ये सेम रहने वाला है, मास सेम रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है, और इस बार हम अर्थ की वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म में। तो यानी इस बार मास ऑफ द अर्थ कट जाएगा, इस बार मास ऑफ द अर्थ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, और जब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा? 1 पॉइंट, ठीक है, 63 इंटू 10 की पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना अर्थ का एक्सेलरेशन निकल के आएगा। क्या ये वैल्यू एज मच एज स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस? इसके कंपैरिजन में क्या ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है? यानी मूवमेंट तो होता है, मूवमेंट तो अर्थ का भी हम कह सकते हैं होता है, बट वो इतना कम होता है कि उसे हम मेजर कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन थर्ड लॉ भी अपनी जगह पे सही है, और ये भी सही है क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ भी निकल के आ रहा है, बट इतना कम है कि इसे हम मेजर कर ही नहीं पा रहे। तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, कि केवल और केवल अर्थ क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन का रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये कहानी समझ में आई कुछ कि नहीं आई? यस, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, यानी हम ये सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, किसकी वजह से? है ना? अपनी तरफ एक फोर्स की वजह से खींचती है, और इसके साथ में अर्थ भी ऊपर जाती है, बट वो मेजरेबल नहीं है ना? यानी हमको सीधे सीधे बस इतनी बात बतानी है कि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्री फॉल। आज का टॉपिक क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में सुना है? फ्री फॉल के बारे में सुना है कि नहीं? जल्दी से बताएं, व्हाट इज फ्री फॉल? अगर हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दें तो वो जिस फोर्स की वजह से या जिस एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आ रहा है, या नीचे आना ही क्या है? अर्थ के सरफेस में या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ दें तो फ्रीली नीचे आएगा जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स और अप्लाइड ना हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसे क्या बोल देते हैं? फ्री फॉल बोल देते हैं। उस चीज को क्या बोल देते हैं? फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग बोल देते हैं। बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉलिंग बोल देते हैं। बट इसमें ये क्यों पढ़ाया जाए? इतना लोचा क्यों है ना? तो सुनो फटाक से लोचा क्यों। देखो, अच्छा, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दो, यानी वो फ्री फॉलिंग है। दैट इज बहुत ही इजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, हाँ, फॉल्स लीव, फॉल्स ऑफ लीव, वेरी गुड। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कागज ले लीजिए, आप उसकी बॉल बना लीजिए, और एक पत्थर, दोनों को साथ में छोड़िए, या फिर ऐसा करिए कि एक ये पेन है और एक उसका कैप है, एक साथ दोनों को अगर हम छोड़ेंगे तो अर्थ सरफेस पे कौन आएगा? ठीक, आप जो भी आज तक सोचते हो, ठीक है, सोचिए और कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सोच लिया होगा, है ना? कौन नीचे आएगा? जाहिर सी बात है, आपने क्या सोचा? जाहिर सी बात यही सोचा ना कि अगर आप उसको छोड़ेंगे नीचे तो क्या आएगा? हाँ, वंस अगेन सर, वंस अगेन ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप ये कैप लीजिए और ये, मतलब ये कैप है और ये पेन है, दोनों को अगर मैं यहाँ पे साथ में छोड़ूंगा ऐसे इसी टाइम पे, तो पहले नीचे कौन गिरेगा? पहले नीचे कौन गिरेगा? ठीक, नीचे पहले कौन गिरेगा? कैप ले लीजिए, या फिर आप एक, है ना, पेज, ठीक है, हाँ, दोनों साथ आएंगे। ठीक है, बात तो जो भी आप, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा उनके दिमाग में आएगी कि क्या होगा, क्यों होगा। ठीक है, देखो, तो पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो हल्का होगा वो देर में गिरेगा, जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। ठीक, ये हमारे दिमाग में जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक आएगा। ठीक है, और यही चीज हमारे पहले के साइंटिस्ट के भी दिमाग में थी, पहले के साइंटिस्ट के भी दिमाग में थी। प्रैक्टिकली भी उन लोगों ने इस चीज को प्रूव कर रखा था, है ना? प्रैक्टिकली भी ये चीज प्रूवन थी कि अगर हम एक कागज के टुकड़े को और एक कॉइन को साथ में छोड़ते हैं तो कॉइन पहले नीचे आएगा, कागज का टुकड़ा बाद में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली यही दिखता है ना? बट
गैलीलियो गैलीली, है ना, गैलीलियो का नाम सुना आपने। उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? दो पत्थर लिए अलग अलग मासेस के, अलग अलग वेट के, और दोनों को एक साथ ड्रॉप किया, और जब ड्रॉप किया तो दोनों के दोनों क्या हुए? साथ में नीचे गिरे। दोनों के दोनों क्या हुए? एक सेम टाइम पे टच किए ग्राउंड को। तब उनका दिमाग खुल गया। क्या? कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है तो ऐसा मिला है, एक्सपेरिमेंटली देखा है तो ऐसा मिला है, यानी जो पहले से चलता आ रहा है वो क्या है? वो गलत होना चाहिए। बट प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, क्यों क्यों गलत होना चाहिए। तो इसके पीछे एक थ्योरी उन्होंने, मतलब इसके पीछे ये समझ में आया बाद में कि देखिए, सरफेस एरिया, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया और एयर रेजिस्टेंस भी कोई चीज होती है। जैसे देखो, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह का, यहाँ पे एक इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा और एक सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट छोड़ा, दोनों सेम मासेस के हैं थोड़ी देर के लिए, तो भाई देखो, अब जो नीचे से लगने वाली एयर है, अगर ये नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा तो यहाँ से जो लगने वाली एयर है, एयर वो ज्यादा इसको टच करेगी, ज्यादा टच करेगी, और ये वाली जो एयर है, ये वाली जो एयर है, ये यहाँ पे कम सरफेस एरिया पे टच करेगी। यानी एयर रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। यानी अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ऊपर की तरफ भी तो एक लोड लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जो इसको अपलिफ्ट करेगा। दैट मीन्स ये फ्री फॉलिंग तो हुई नहीं। फ्री फॉलिंग में हमने क्या डेफिनेशन ही क्या के केस में हमने यही तो बताया था कि डायरेक्ट लीव हो और कोई चीज ना लगे। बात समझ में आ गई? यानी हम ये कह सकते हैं सिंपली कि एयर रेजिस्टेंस और सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो देर में गिरेगा। तो इसको प्रैक्टिकल को गैलीलियो गैलीली प्रूव किया था, क्योंकि उन्होंने दो ऑब्जेक्ट सेम सरफेस एरिया के लिए थे, है ना, और उनका क्या लिया था? मास डिफरेंट लिया था। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं? ओके। फिर, है ना, इसी एक्सपेरिमेंट को इसी एक्सपेरिमेंट को है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ करना चाहिए, अगर हम देखें तो हमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कहाँ करना चाहिए? प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को हमें कहाँ करना चाहिए? वैक्यूम में करना चाहिए, जहां एयर हो ही ना, जहां एयर ना हो, वहां करना चाहिए। और वहां पे हमें चेक करना चाहिए कि ये क्या रहता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? वहां पे हमें चेक करना चाहिए कि इस तरह का ऑब्जेक्ट क्या रहता है। तो एक आए थे रॉबर्ट बॉयल। कौन आए थे? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इसे क्या किया था? एक ग्लास ट्यूब में करके देखा फ्री फॉलिंग, और उन्हें सही पाया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप, अगर आप इन दोनों को एक साथ में गिराते हैं तो दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे, मतलब एक साथ गिरेंगे। क्यों एक साथ गिरेंगे? रीजन क्या है? एक साथ गिरने का रीजन क्या है ना? एक ही साथ क्यों गिरेंगे? तो दो रीजन है। मास पे डिपेंड क्यों नहीं करेंगे? देखो, पहला रीजन तो आप सिंपल सा दे सकते हो, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ए निकाला था, वो क्या निकाला था? GME अपॉन RE के स्क्वायर के बराबर। यहाँ कहीं भी उस मास वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई थी, यानी जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसका मास कहीं भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम मैथमेटिकली भी ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। सो दोनों बॉडी क्या होंगी? सेम तरीके से नीचे गिरेंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको प्रैक्टिकली किसने करके दिखाया? तो रॉबर्ट बॉयल ने करके दिखाया। बात समझ में आ गया? क्लियर? वैक्यूम के अंदर इस चीज को करके दिखाया। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताइए फटाक से, जल्दी से बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो दो कॉन्सेप्ट हमने आज सीखे। कौन कौन से? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? फ्री फॉलिंग क्या होती है। ये चीज हम लोगों ने सीख ली है। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट हम बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कल की डेट में। वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरा डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे और साथ में इसका वेरिएशन जानेंगे कि पोल्स पे जाने पे एक्सेलरेशन क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस प्रकार से पोल पे जाने पे डिक्रीज होगा और किस प्रकार से इक्वेटर पे आने पे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। वो सारी बातें हम करेंगे कल की डेट में। बात समझ में आया? और इसके बाद हम ये भी करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात और जान लीजिए, क्या है कि अभी जल्दी से जल्दी ही आप लोगों के क्या शुरू होने वाले हैं? इसके प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होने वाले हैं लाइन से। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए सर, बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? तो अभी आप लोगों की लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी शुरू होने वाले हैं कुछ दिन के अंदर ही, विद इन सम टाइम यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होंगे। जो भी यहाँ क्लासेस पढ़ेंगे हम उनका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो इस टाइम को इंक्रीज भी किया जाएगा, बट
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे उसी हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। ओके, है ना? ठीक है, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब पे भी और यहाँ पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।